नमस्कार बच्चों, हम सभी लोग एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोगों ने टॉपिक्स देख लिए थे, अब उनके क्वेश्चन आंसर पीवाई क्यूज़ के फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है। और पीवाई क्यूज़ के फॉर्म में जो क्वेश्चन आंसर करेंगे वो खासकर जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, आईएएस है, मतलब यूपीएससी है और पीवीपीएससी है, प्लस अदर पीएससी हैं, मतलब अदर स्टेट के पीसीएस हैं, उनके सबके क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो हम लोगों ने गुप्त और गुप्तोत्तर के क्वेश्चन आंसर देखे थे और कब तक कितने कहाँ तक पहुँचे थे? कल 77 तक कल पहुँचे थे। कहाँ तक पहुँचे थे? 77 तक पहुँचे थे। आज हम लोग उसके आगे कर रहे हैं, 77 से आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर? ये घटना चक्र के क्वेश्चन आंसर हैं। तो घटना चक्र में सभी पीवाईक्यूज दे दिए गए हैं, तो उसी से हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। प्रयास रहेगा इसके टॉपिक कवर करने के बाद हम लोग पूर्व मध्यकाल बढ़ेंगे और पूर्व मध्यकाल से मध्यकाल में एंट्री कर लेंगे और फिर हम लोग मिडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर भी ऐसी तरीके से करेंगे। क्लियर? और प्रयास रहेगा पीपीटी के माध्यम से और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अलग से भी लाए जाएं, जिससे आप अच्छी तैयारी कर सकें। ठीक है, जो देखते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो उसको लिखते भी चलेगा, प्योरली क्वेश्चन आंसर पे ही नहीं रहेगा, इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, पॉइंट हैं, उनको भी लिखते चलेगा। हाँ, देखिए, गुप्त काल के दौरान भारत में बलाश्रम विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, सीधा मतलब विष्टि से ये था, जैसे एक होता है डायरेक्ट कर लिया जाना, एक होता है कि काम करना उसके बदले में कुछ ना लेना। तो जो श्रमदान एक हिसाब से करा लिया गया वो भी क्या हो गया? एक प्रकार से विष्टि हो गया। श्रमदान ना कह के मतलब काम जो आपसे कराया गया उसके बदले में आपको कुछ दिया नहीं गया, वो किसके रूप में हो जाता था? विष्टि के रूप में हो जाता था। ठीक है, आइए, इस राज्य के लिए आय का एक स्रोत जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। वही मैंने बताया, काम के जो काम करवाया जाता था उसी को एक कर के रूप में मान लिया जाता था। ये वाली बात क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर आइए, लिखा भी है, चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख, प्रभावती गुप्ता के रिद्धपुर अभिलेख समेत अनेक गुप्तकालीन अभिलेखों में विष्टि, बेगार, बलाश्रम, देखो श्रमदान इसलिए नहीं कर रहे, श्रमदान में आप अपनी इच्छा से श्रम कर रहे हो, यहाँ पर आप श्रम को करवाया जाएगा आपसे, लेकिन उसके बदले में कुछ दिया नहीं जाएगा। तो बेगार हो गया, बेगार भी वही, कुछ दिया ना जाए, आपसे काम करवाया जाए। बलात् श्रम, जबरदस्ती काम कराए, को अन्य करों के साथ रखा गया है। यद्यपि बेगार प्रथा का प्रमाण मौर्य युग से ही मिलता है, किंतु गुप्त काल में वह विभिन्न अवसरों पर राजा द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कर का एक रूप बन गया था। इसके तहत मजदूरों, शिल्पियों, कृषकों को अनिवार्य रूप से राजा या राज्य के लिए श्रम करना ही होता था। ठीक है, जिसके बदले उन्हें कोई भुगतान नहीं दिया जाता था। यह प्रथा मध्य प्रदेश और काठियावाड़ में सबसे ज्यादा प्रचलित थी। बेगार की यह प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी, किंतु इसमें ज्येष्ठ उत्तराधिकारी जैसा नियम नहीं था। यह सभी श्रमिकों पर लागू होती थी। देखिए, इंपॉर्टेंट बात है, ये विष्टि कई बार पूछा गया है, तो ये मौर्य काल में भी इसका जिक्र आया था, लेकिन ये बड़े स्तर पर कब देखी गई? गुप्त काल में देखी गई। और दूसरी बड़ी बात है गुप्त काल संबंधित, इसमें जो है सीधा मतलब काम आपसे कराया जाएगा, राजा के द्वारा या राज्य में काम कराया जाएगा, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ दिया नहीं जाएगा। क्लियर? तो ये लाइन लिख लेना कहीं ना कहीं, बेगार की प्रथा। बेगार प्रथा में आप लिखेगा एक और बात, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी, ये वंशानुगत थी, लेकिन इसमें कौन सा नियम नहीं लग रहा था कि जो बड़ा पुत्र होगा या बड़ा लड़का होगा वही काम करेगा, जो भी होगा वो काम करेगा, और उस काम को एक बलाश्रम के रूप में बदले में कुछ नहीं दिया जाएगा। एक लाइन यहाँ पे जरूर लिखेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहालेख, ठीक है, और प्रभावती गुप्ता के रिद्धपुर अभिलेख में समेत अनेक गुप्तकालीन अभिलेखों में विष्टिका को अन्य करों के साथ रखा गया। तो एक लाइन लिख लेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहालेख और प्रभावती गुप्ता का रिद्धिपुर अभिलेख, डैश लगा के लिख दो। इसमें किसका जिक्र मिलता है? विष्टि को अन्य करों के साथ रखा गया है, विष्टि नामक कर रखा गया है, विष्टि नामक कर का उल्लेख मिलता है। कौन से अभिलेख में? एक चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहालेख में और प्रभावती गुप्ता के रिद्धिपुर अभिलेख में। ठीक है, हाँ। अब इसमें लिख लेगा, ऐसा श्रम जिसका भुगतान नहीं दिया जाता था। विष्टि में ऐसा लिखेगा, ऐसा श्रम जिसका भुगतान न मिलता हो, बस एक लाइन में। विष्टि क्या है? ऐसा श्रम जिसका भुगतान न मिलता हो। क्लियर? हाँ, फिर आइए, और ये श्रम करना कहाँ पड़ेगा? राजा, देखो क्या लिखा है, गुप्त काल में विभिन्न, कहाँ चला गया,
ओपन नहीं हो रहा है। इसको एक बार रोकिएगा, देखें इसको पुश कीजिएगा, ये क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, आइए बच्चों अगला देख रहे हैं। क्या था, कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भव हुआ, बहुत छोटी चीजें हैं, ठीक है। शतरंज का खेल उद्भव हुआ किसमें, चीन में, इंडिया में, इंडोनेशिया में, ईरान में। कहाँ पे, इंडिया मतलब भारत में हुआ। क्लियर, डी ऑप्शन। शतरंज का खेल भारत में उद्भव हुआ था, महाभारत में चतुरंग नाम से जाना जाता था। भारत से या ईरान तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। तो शतरंज का खेल कहाँ से उद्भव हुआ, भारत से। फिर आइए, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था एक धनी व्यापारी एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। तो आप कम से कम इसमें याद रखेगा, मृच्छकटिकम के आगे लेखक का नाम जरूर लिख लेगा, शूद्रक, क्योंकि पूछा गया है कई बार मृच्छकटिकम शूद्रक। अब देखिए इसमें जो हम लोग देखते हैं, देखो क्या है इसने कहानी में मेन, शूद्रक मृच्छकटिकम नामक रचना गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है। तो मृच्छकटिकम के ब्रैकेट में लिखेगा गुप्तकालीन जानकारी, इतना लिख ले। गुप्तकालीन जानकारी किसमें मिल रही है, मृच्छकटिकम में। आगे मान लीजिए किससे जानकारी का एक स्रोत जो है गुप्त काल का कौन हो गया है, मृच्छकटिकम। क्लियर। फिर आ जाइए अगला, इससे तत्कालीन समाज में होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश पड़ता है। यथा इससे पता चलता है उज्जैनी में कुछ शूद्रक अधिकारी थे, अब उन्हें महाकाव्यों पुराणों के श्रवण का अधिकार भी मिल गया था। वस्तुतः इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण साधवा एवं गणिका की पुत्री की वसंत सेना, गणिका की पुत्री, ठीक है, गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा को शब्दों का रूप दिया गया है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें दिमाग में रखिएगा कि इसमें क्या है, एक चारुदत्त नामक ब्राह्मण सार्थवा है, गणिका की पुत्री वसंत सेना। तो नामक कौन व्यक्ति है, चारुदत्त, ठीक है, ब्राह्मण व्यापारी है, और एक जो पुत्री का नाम क्या है, वसंत सेना। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वसंत सेना और चारुदत्त की प्रेम गाथा का वर्णन निम्नलिखित में से किस महाकाव्य में है, तो मृच्छकटिकम में है। क्लियर। और किसकी जानकारी देता है, गुप्तकालीन व्यवस्था की जानकारी देता है। और ये किसने लिखी है, मृच्छकटिकम, शूद्रक ने। ठीक है, पॉइंट्स अलग से लिखते जाइएगा, दिमाग पे रखेगा। जो है प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, जानते हो, कपिल। देखो कपिल किससे जुड़े हुए हैं, सांख्य दर्शन से। सांख्य दर्शन कौन है, कपिल। गौतम का क्या है, न्याय दर्शन, न्याय दर्शन है गौतम से। चावार्क वैशेषिक कणाद है, चावार्क का चावार्की दर्शन है, ठीक है, चावार्क है। और नागार्जुन का कौन है, नागार्जुन बहुत फेमस रहा है, माध्यमिक कारिकावाद, ठीक है, तो उनका है। शून्यवाद का सिद्धांत किसका है, नागार्जुन का है। क्लियर। तो ये सब नागार्जुन। देखिए क्या है, सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदाय में परिणत है। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना कहा था। उन्होंने सांख्य सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। चलिए, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, कौन दर्शन में आती है, सांख्य दर्शन। पूर्वी मीमांसा किसने लिखी थी, जैमिनी ने। उत्तरी मीमांसा किसने लिखी थी, बादरायण ने। किसने लिखी थी, बादरायण ने। और न्याय दर्शन किसका है, गौतम का है, ठीक है। और सांख्य दर्शन किसका है, कपिल का है। क्लियर। इसमें वैदिक कर्मकांड की बात की गई है, इसमें वैदिक में जो ज्ञान संबंधित मामला है उसकी बात की गई है। किसमें, उत्तर मीमांसा में। न्याय दर्शन तर्क में है ही है, सांख्य दर्शन है ये, ठीक है। देखते हैं अगला, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है किसके द्वारा, कपिल द्वारा। किसके द्वारा किया गया, कपिल द्वारा। पतंजलि द्वारा योग, पूर्वी मीमांसा जैमिनी द्वारा, और गौतम द्वारा न्याय। ठीक है, रिवीजन में करिएगा, ये दिमाग में बनी रहे। अब आइए इस क्वेश्चन में, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संदर्भ में सांख्य दर्शन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांख्य दर्शन पुनर्जन्म तथा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाती है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव था कारक। तो इसमें कौन सा हो सकता है, इसमें दिया है केवल 2। तो इसका मतलब जो है ये याद रखिएगा, सांख्य दर्शन पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार
नहीं करता है। मतलब पुनर्जन्म के सिद्धांत को हिंदू धर्म भी स्वीकार करता है, पुनर्जन्म के सिद्धांत को बौद्ध धर्म भी स्वीकार करता है, लेकिन सांख्य दर्शन पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। तो आप एक टिक मार लीजिएगा, सांख्य दर्शन में क्या टिक मारोगे, पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। सांख्य दर्शन के आगे टिक लगाइएगा, एक लिख लेगा, सांख्य दर्शन पुनर्जन्म के सिद्धांत या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। पुनर्जन्म के सिद्धांत या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। पुनर्जन्म के सिद्धांत या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। पुनर्जन्म सिद्धांत या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। क्लियर। और सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। ये किसको मान रहे हैं, मोक्ष कौन ले जाता है मोक्ष की ओर, आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। तो ये भी सांख्य दर्शन में एक लिखेगा, मोक्ष का साधन उन्होंने क्या बताया, आत्मज्ञान। लिखो सांख्य दर्शन में मोक्ष का साधन आत्मज्ञान, बस। ये अच्छा क्वेश्चन है, IAS 2013 में आया हुआ है, रिपीटेड मार सकता है। तो पुनर्जन्म के सिद्धांत को कौन नहीं मानता है, सांख्य दर्शन नहीं मानता है। आत्मा के आवागमन को नहीं मानेगा जब पुनर्जन्म को नहीं मान रहा है। और दूसरी बात है, आत्मज्ञान को ही मोक्ष का साधन बताता है। ठीक है, आइए अगला, सांख्य दर्शन पुनर्जन्म के अथवा आत्मागमन के जो सिद्धांत को एक सेकंड नहीं करता है। क्या इसमें लिखा है, एक सेकंड, नहीं तो नहीं है, इन्होंने कौन सा ऑप्शन लगाया है, बी। विचार के अनुसार देख लेते हैं हम लोग। पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन सिद्धांत को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन में अज्ञानता को ही दुखों का कारण बताया गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा मैटर बन रहा है। इन्होंने लिखा है सांख्य दर्शन पुनर्जन्म तथा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन में अज्ञानता को ही दुखों का क्या बताया गया है, कारण बताया गया, अर्थात विवेक ज्ञान को उससे मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया। ये तो आत्मज्ञान को तो कर ही रहा है। और सांख्य दर्शन पुनर्जन्म तो आत्मागमन के आवागमन को सिद्धांत को स्वीकार करता है। इसमें क्या लिखा है, स्वीकार नहीं करता है। सांख्य दर्शन पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। तो इनके अकॉर्डिंग तो इसमें क्या बन सकता है, पहला वाला भी सही हो रहा है जो स्वीकार करता है, दूसरा वाला भी क्या बन रहा है, सही बन रहा है। और आंसर की उन्होंने बी लगाया है। इस क्वेश्चन को अभी थोड़ा रोक लीजिएगा, ठीक है, स्किप करेंगे इसको, थोड़ा सा बाद में देखेंगे पुनर्जन्म का स्वीकार करता है कि नहीं करता है। ठीक है, फिर आइए, डाउट कुछ ही नहीं रहनी चाहिए। निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कपिल सांख्य दर्शन पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता हैं। कपिल यह बताते हैं किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी देवी सत्ता द्वारा नहीं। ये तो बात, कपिल यह बताते हैं किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी देवी सत्ता द्वारा नहीं। तो इन्होंने क्या बताया है, कौन सा सही है। तो कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता हैं, ये बात तो सही है, क्योंकि सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है, कपिल ही है। और दूसरी बात, कपिल यह बताते हैं किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्ति द्वारा गढ़ा जाता है, जबकि देवी शक्ति द्वारा नहीं है, देवी सत्ता द्वारा नहीं। क्योंकि पिछले में भी बताया जा रहा था कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, कोई बाह्य प्रभाव या बाह्य कारक नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे देवी सत्ता द्वारा नहीं, ये बात क्या सही हो सकती है, सही है। तो ये व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्ति द्वारा गढ़ा जाता है, ना कि किसी देवी शक्ति द्वारा। ठीक है, तो कौन सा, ये दोनों बातें यहाँ पे क्या हो रही हैं, सही है। तो उसमें भी दूसरा स्टेटमेंट क्या है, यदि ये सही है तो दूसरा स्टेटमेंट भी वहाँ पे क्या है, सही है। फिर आइए देखिए, कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता है। यह बताते हैं किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी देवी सत्ता द्वारा नहीं। देखते हैं हम लोग, कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता है। सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा निर्मित और संचालित होता है। यह दर्शन युक्ति चिंतन और तर्क में विश्वास करता है। यह चिंतन और तर्क में विश्वास करता है, जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा निर्मित है और संचालित होता है, लेकिन जो है बाह्य देवी सत्ता द्वारा नहीं। ये कौन बता रहा है, सांख्य दर्शन। ठीक है, अब ये योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। थोड़ा सा दर्शन वाला ज़्यादा पूछा गया। पतंजलि हैं, गौतम है, जैमिनी है, शंकराचार्य हैं। तो जानते हैं योग तो पतंजलि हो गए। ठीक है, महर्षि पतंजलि का योग दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। यद्यपि भारतीय परंपरा में योग साधना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। उपनिषद, महाभारत, भगवद गीता, जैन, बौद्ध मतों में योग संबंधी क्रियाओं की विवेचना प्राप्त होती है। तथापि सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ही सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया, इसलिए उन्हें योग दर्शन का प्रणेता कहता है। योग के आविष्कारक थे कौन थे, पतंजलि। बाबा रामदेव दे दिया है। इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन अष्टांग योग का अंश नहीं है। प्राणायाम, प्रत्याहार। अब देखो इसमें से कौन ऑप्शन दिए हैं, ध्यान है, धारणा है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, कौन नहीं है, अनुस्मृति नहीं है। देखो लिखा भी होगा, इन्होंने लिखा है
महर्षि पतंजलि योग को चित्त की वृत्तियों का निरोध योग चित्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया। लगभग 200 ईसा पूर्व महर्षि पतंजलि ने योग को निम्नलिखित रूप में संग्रहित किया है। योग सूत्र की रचना की है। योग सूत्र की रचना कारण पतंजलि को योग का जनक कहा है। उन्होंने योग के 8 अंग लिख लो, या लिखना चाहो लिख लो, 8 अंग पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता तो लिख लो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का वर्णन किया है। यही अष्टांग योग है। स्पष्ट है कि अनुस्मृत अष्टांग योग का अंश नहीं है। देखो ये क्वेश्चन जब पूछा गया है, जैसे पूछ ले गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग इनमें से नहीं कौन है, इसमें से कौन नहीं है, या पूछ ले महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया अष्टांगिक योग में से कौन सा भाग नहीं इनमें से, तो आपको पता होना चाहिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अष्टांगिक योग है। फिर महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे किसके? अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के, चंद्रगुप्त के। किसके समसामयिक थे? पुष्यमित्र शुंग के। नव न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? गंगेश और श्रीधर जो है उदयन लिखा है इसमें देखिएगा। मिथिला के विशिष्ट तर्कवादी उदयन या उदयनाचार्य न्याय दर्शन के प्रख्यात विद्वान थे। उनकी रचना कुसुमांजलि को नव्य न्याय दर्शन का मूल स्रोत भी माना जाता है। कई विचारक उदयन को नव्य न्याय दर्शन का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, जबकि कुछ का विचार है गंगेश जिन्होंने नव्य न्याय दर्शन को संग्रहित किया इसका संस्थापक मानते हैं। एक टिक लगा के लिख लेगा, जब पेपर कठिन में तो बोला यही दे दे। तो नव्य न्याय दर्शन, नव्य न्याय संप्रदाय, दर्शन नहीं, नव्य न्याय संप्रदाय के 2 टिक लगा लीजिएगा, जैसा ऑप्शन मिले वैसा। एक उदयन और दूसरे कौन है? गंगेश। तो नाम लिखिएगा उदयन और गंगेश। ठीक है, ठीक है। और कुसुमांजलि, कुसुमांजलि किसकी रचना है? उदयन की। लिखिएगा कुसुमांजलि किसकी रचना है? उदयन की। कुसुमांजलि किसकी रचना? लाइनिंग आ रही, एक सेकेंड। ठीक, कुछ अब नहीं आ रही होगी। हाँ आइए, जब तक जीवित रहो तो नव्य न्याय दर्शन की नई चीज जानकारी मिल रही है। नव्य न्याय दर्शन कौन है? एक गंगेश है, एक किसका नाम? उदयन का, और कुसुमांजलि है किसकी रचना है? उदयन की। तो जो भी नई जानकारी मिले उनको आप लिखिए, पुरानी जानकारी को रिकॉल कीजिए। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता है। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? ये किसकी है बच्चे? जो है आजीविक, जो चावार्क की आजीविकों की है। हाँ, ये चावार्क की हो सकती है। जब तक जीवित रहो किसे? सुख से जीवित रहो, किसकी है? चावार्क की। ठीक है, लिखा भी होगा चावार्क की। देखिए, भारतीय न्याय दर्शन में चावार दर्शन जड़तावादी भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। इस दर्शन का आदर्श है जब तक जीवित रहें सुख से जीवित रहें, उधार लेकर घी पिएं, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। ठीक है, यावत जीविते सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देह से पुनरागमनम कुतः। ठीक है, मतलब जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, ऋण लेना पड़े चाहे ऋण लेके घी पीना पड़े, क्योंकि भस्मीभूत हो जाने के बाद आपको पुनर्जन्म नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? मतलब जो कह सकते हो इंसॉल्वेंट या दिवालिया होने का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने एक हिसाब से दे दिया। जो दिवालिया होते हैं लोग, शायद इनके चावार दर्शन से क्या रहे हों? प्रभावित रहे हों। बहुत लोग दर्शन से प्रभावित रहते हैं सबके, तो इनके भी तो कुछ भक्तगण होंगे इसको फॉलोअर्स। ठीक है, आइए, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? भौतिकवादी ही स्वीकार करेगा। कौन करेगा? चावार्क। तो एक साइड में चीज लिख देगा, चावार्क दर्शन जड़वादी या भौतिकतावादी विचारधारा का पोषक। बस इतना याद लिख लो, चावार दर्शन के आगे जड़वादी या भौतिकतावादी विचारधारा। सुख के साथ जीवित रहें, एक कॉन्सेप्ट इनका लिख रहे, सुख के साथ जीवित रहें डैश डैश डैश, समझ जाओगे? तो सुख के साथ जीवित रहें, भले ऋण लेके जीना पड़े, भले ऋण लेके घी पीना पड़े, और एक ब्रैकेट में सुख के साथ जीवित रहे डॉट 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 लिखिएगा। फिर पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। मतलब रिजल्ट यही निकलता है कि आप तभी तक हैं जब तक आपका शरीर है, उसके बाद आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगला ये केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? अब बहुत लोग सांख्य टिक लगा देंगे जल्दबाजी में, लेकिन ये प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार कर रहा है? चावार्क। ठीक है,
फिर आइए, भारतीय दर्शन में विभिन्न संप्रदाय में प्रमाणों की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद है। बौद्ध और वैशेषिक संप्रदाय प्रत्यक्ष तथा अनुमान केवल 2 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्ष को भी तथा अनुमान, केवल 2 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। मतलब प्रत्यक्ष होगा और अनुमान, 2 प्रमाण को स्वीकार कौन करेंगे? बौद्ध और वैशेषिक संप्रदाय, ठीक है। फिर आ जाइए प्रमाणों के साथ जैन, सांख्य, योग और विशिष्टाद्वैत दर्शन, इन दोनों के साथ शब्द प्रमाण को भी जोड़ देते हैं। शब्द किसको? प्रमाण को भी जोड़ देते हैं। न्याय दार्शनिक प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान 4 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। प्रभाकर मीमांसा में इन चारों प्रमाणों के साथ अर्थात्पत्ति को भी जोड़ दिया जाता है। भट्ट मीमांसा अद्वैत वेदांत में इन प्रमाणों के साथ साथ अनुपलब्धि को भी प्रमाण मान लिया जाता है। इस सबके विपरीत चावार दर्शन केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है, अन्य प्रमाणों का निषेध करता है। प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। चावार दर्शन में लिखेगा प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है कौन? जब इतने प्रमाण का मामला है तो केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने वाला दर्शन कौन है? चावार दर्शन। अधोलिखित में चावार के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है, धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। अब चावार का सर्वोच्च मूल्य, चावार का सर्वोच्च मूल्य लिखेगा डैश लगा काम, ठीक है। चावार दर्शन ने भारतीय परंपरा में स्वीकृत चारों पुरुषार्थों में, भाई धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष होता है 4, तो उसमें सबसे ज्यादा इन्होंने प्रायोरिटी किसको दी है? जो 4 पुरुषार्थों में काम को पुरुषार्थ सबसे परम पुरुषार्थ माना। इसके अनुसार जो कर्म काम की पूर्ति करे या मनुष्य को सुख प्रदान करे वही उचित है। चावार के अनुसार अर्थ सुख प्राप्ति का क्या है? साधन है। उल्लेखनीय है कि चावार दर्शन में सुख से तात्पर्य इंद्रिय सुख से है, ठीक है। तो आपका चावार दर्शन केवल कह रहा है काम को प्रायोरिटी दे रहा है, काम को प्रायोरिटी इसलिए दे रहा है कि सुख की प्राप्ति बताता है, और ये भी बता रहा है अर्थ जो है वो सुख की, वो भी क्या करता है? सुख का साधन है। जो चीज़ आपको सुख देंगी वो सभी चीज़ चावार दर्शन के अनुसार क्या है? सही है, ठीक है। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए पुरुषार्थ में 4 मूल्यों में से सबसे ज़्यादा तरजीह इन्होंने किस मूल्य को दी है? काम को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें देखो चारों लिख दिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बस आप चावार के डैश लगा के लिख लो काम, आप समझ जाओगे। चावार के आगे डैश लगा के लो काम। हाँ, चावार दार्शनिक प्रणाली है, लोकायत प्रणाली भी कहलाती है, आस्तिक प्रणाली भी कहती है, मीमांसा प्रणाली भी कहती है, वैशेषिक प्रणाली भी कहलाती है। बताइए, बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है। चावार की प्रणाली कौन सी कहलाएगी? चावार दर्शन एक भौतिकवादी दर्शन है, जिसे लोकायत के नाम से भी जाना जाता है। इस दर्शन के प्रणेता चावार्क हैं, ठीक है। यह नास्तिक विचारधारा पर आधारित दर्शन है। यह दर्शन मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है। तो एक चीज लिखेगा, चावार्क एक भौतिकवादी दर्शन है, इसे लोकायत के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज लिख लो, चावार्क दर्शन को लोकायत के नाम से नाता है। किसके नाम से नाता है? लोकायत के नाम से। तो चावार्क में कितनी बार क्वेश्चन आ गया है, दिमाग में रखिएगा, चावार्क दर्शन लोकायत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर आइए, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? चावार्क ने, गौतम ने। किसने? गौतम ने। न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया। इन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय होता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम कृत न्याय सूत्र है। तो न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय होता है। एक चीज लिखेगा, न्याय दर्शन का अर्थ तर्क या क्या होता है? निर्णय होता है। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? कपिल हैं, कणाद हैं, गौतम हैं। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? गौतम है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम थे, कपिल थे, कणाद हैं, जैमिनी हैं। कौन है न्याय दर्शन के प्रवर्तक? गौतम। क्लियर। फिर न्याय दर्शन गौतम, सांख्य दर्शन कपिल, वैशेषिक दर्शन कौन है? कणाद। और जो पूर्व मीमांसा कौन है? जैमिनी। उत्तर मीमांसा कौन है? बादरायण। लोकायत कौन है? चावार्क, ठीक। मीमांसा के प्रणेता कौन है? कणाद है, वैशिष्ठ है, जैमिनी है। कौन है? जैमिनी। अब देखो इसमें मिलना, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कब आया है ये अभी देखना। इसमें आया है खंड शिक्षा अधिकारी में। किसमें आया? खंड शिक्षा अधिकारी यूपी बीओ 2019 में आया। अब मिलान कीजिए, न्याय दर्शन, वास्तविक ज्ञान का विकरण, तार्किक चिंतन। तो किसको लगा दें? तार्किक चिंतन। अभी देखते हैं कोई बन रहा है कि नहीं। फिर आइए, मीमांसा, वैदिक अनुष्ठान करना। सांख्य दर्शन जो है कौन बन रहा है? वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण। वेदांत दर्शन क्या है? आत्मज्ञान। देखो ये बन रहा है कि नहीं है कोई? अभी देख लेंगे आंसर आ रहा है कि नहीं। सही है, क्योंकि दर्शन का मामला है, पता नहीं क्या इन दर्शन में हो जाए। क्लियर। अब बताओ, ये बच्चे ने क्वेश्चन जो किया होगा तो इसका मतलब उसने प्रीवियस ईयर कायदे से सॉल्व किया होता, ये क्वेश्चन हो जाता कि नहीं हो जाता?
कितनी बार देखो चावार का है 2005 में, कितनी बार अभी आया है आपका कौन न्याय दर्शन, कितनी बार आया है अभी जो है आपका जो कौन सा था इसमें सांख्य भी, न्याय भी बार बार आए। और जिसको अभी लास्ट में 2005 का प्रीवियस ईयर पढ़ता कि मीमांसा भी आ चुका। मीमांसा में तो आपको याद रखना में भी जज कर रहा था वैदिक कर्मकांड की बात, वैदिक ज्ञान की बातें, मतलब वैदिक बातें, वैदिक अनुष्ठान की बातें, सीधा मतलब मीमांसा है। क्लियर? तो मीमांसा तो वैदिक वाला मामला हो गया, जहां पर न्याय है वहां तर्क और चिंतन की बात हो गई, तो दो तो ऐसे ही क्लियर हो गए। अब आइए जो है अब आपका बचा था सांख्य। सांख्य का मतलब वास्तविक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान का मतलब क्या हो गया सांख्य। और आपका बचा कौन वेदांत का मतलब भी कौन है आत्म ज्ञान। ठीक है बढ़िया। तो इसमें एक ये क्वेश्चन ही लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है कि इस तरीके क्वेश्चन मिलान आएगा बच्चे कर नहीं पाएंगे, ये मुझे जो पता पढ़ा नहीं होगा वो नहीं कर पाएगा, फंस जाएगा इसमें। अभी सब कुछ सही लगने का एक लिख लेगा न्याय दर्शन के आगे, बस शार्ट में लिख लेगा न्याय दर्शन के आगे तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन या निर्णय, तार्किक चिंतन या निर्णय न्याय दर्शन के आगे। और मीमांसा वैदिक अनुष्ठान, समझ जाना बस मीमांसा है तो क्या है वैदिक अनुष्ठान। ठीक। सांख्य दर्शन के आगे वास्तविक ज्ञान, सांख्य दर्शन के आगे क्या है वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान किसमें आता है सांख्य में। और वेदांत में कौन है आत्मज्ञान, वेदांत में कौन है आत्मज्ञान। क्लियर? वही चीजें तो हमें पढ़नी है, खासकर जो हम पढ़े ना हो उनको रिवाइज जरूर करिए और लिखिए भी। बढ़िया आगे चलिए अगला देखो मोक्ष प्राप्त करने के तरीके हैं। न्याय दर्शन क्या कह रहा है मोक्ष प्राप्त कर सकते तार्किक चिंतन से। मीमांसा कह रहा है वैदिक अनुष्ठान करके। ठीक है। सांख्य दर्शन कहता है वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, वास्तविक ज्ञान का क्या करना अभिग्रहण करना, वास्तविक ज्ञान जब मिल जाए उसी से ही आपको मोक्ष मिल सकता है। वेदांत क्या कह रहा है आत्मज्ञान हो जाए, क्या मिल जाए आत्मज्ञान वेदांत। तो दिमाग में रखेगा। न्याय दर्शन जानते हो गौतम है, पूर्व मीमांसा जैमिनी है, सांख्य दर्शन कपिल मुनि है, वेदांत दर्शन है उत्तर मीमांसा, वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा कौन है बादरायण है। ठीक। फिर क्या है आपका वैशेषिक दर्शन क्या है उलूक कणाद मुनि है, उलूक या कणाद, कणाद याद रखिएगा। वैशेषिक दर्शन योग दर्शन कौन है पतंजलि है, याद रखिएगा इसको। और एक चीज यहाँ पे लिखिएगा उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन एक ही बात है, उससे कौन है बादरायण। अभी जो चीज कंफ्यूज हो उनको जरूर लिखोगे, कंफ्यूजन वाली चीजें फंसा देते हैं, ये चीज जरूर लिख लेगा कि ये चीज नहीं आ रही है कंफ्यूजन वाली। उत्तर मीमांसा तो बादरायण याद रहता है, लेकिन उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन भी कौन है बादरायण। बढ़िया आगे चलिए। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। इससे पूर्व मीमांसा कर्म मीमांसा है, धर्म मीमांसा भी कहते हैं। मीमांसा के प्रखर आचार्य कुमारिल भट्ट को, जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य चारों से की जाती है, उन्होंने अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म तथा दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म तथा दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा की। पूर्व मीमांसा वेदांत के बीच की श्रृंखला माना जाता है। पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच की श्रृंखला माना जाता है। ठीक है। फिर आइए इसको आप एक टाइम लिखेगा कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है मीमांसा, एक लाइन लिख लेगा कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। ठीक। फिर आइए निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य हैं। वेद शाश्वत सत्य हैं किसको मानता है, वेद पे ज्यादा फोकस कौन कर रहा है वैशेषिक कर रहा है कि मीमांसा कर रहा है कि न्याय कर रहा है कि सांख्य कर रहा है कि योग कर रहा है, कौन जो है वेदों पे बात ज्यादा करता है मीमांसा। ठीक है। तो लगा देना। ठीक है। मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है, तो मीमांसा के आगे टिक लगा के जहां भी मीमांसा वर्ड लिखा हो वहां पे लिखना वेद को शाश्वत सत्य मानता है, वेद को शाश्वत सत्य मानता है, वेद को शाश्वत सत्य मानता है, सदैव सत्य मानेगा। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया, उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड पे। मैंने भी बताया था जो पूर्व मीमांसा क्या कर रहा है, पूर्व मीमांसा में पॉइंट लिख लेगा, चाहे पूर्व मीमांसा किस पे वेद के कर्मकांड पर। और जो है उत्तर मीमांसा जिसे बादरायण कह रहे हो, बादरायण लिखते हैं, वो किस पे फोकस कर रहा है वेद के ज्ञान कांड पर। क्लियर? आगे बढ़े। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है, देखो किससे अपूर्व का लिखिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन सब होगा। अपूर्व का यही तो मेन पढ़ने वाला, जो बच्चे नहीं पढ़ के जा रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए फंस जाओ। अपूर्व का सिद्धांत जहां पे लिखा था तुमने कर्म का सिद्धांत जो है वेदों का अनुष्ठान, वेदों संबंधित कर्म कांड, और यहाँ पे अपूर्व का सिद्धांत, ये सब किससे संबंधित है मीमांसा। मीमांसा को दो में तोड़ा गया है, एक पूर्व मीमांसा एक उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। तो अपूर्व का सिद्धांत भी इसी में दिया गया है। अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा दर्शन संबंधित। मीमांसा दर्शन में एक अदृश्य शक्ति की कल्पना की गई है जो कर्म तथा उसके परिणाम के बीच एक अलौकिक कड़ी है, इससे अपूर्व कहते हैं।
ये एक अदृश्य शक्ति, अपूर्व क्या है, एक अदृश्य शक्ति की कल्पना की गई है जो कर्म और उसके परिणाम के बीच की एक लौकिक कड़ी है, उसे अपूर्व कहते हैं या कहता है, वह इसे अपूर्व कहता है। अपूर्व का शाब्दिक अर्थ है कोई नई वस्तु जो पहले नहीं जानी गई थी अथवा जो पहले नहीं था। कोई नई वस्तु जो पहले नहीं जानी गई, उसका जो है उल्लेख पहले नहीं था। क्लियर? तो दिमाग में भी रखिएगा कि आपको जो है कौन सा अपूर्व का मामला। अब सोचो क्या बात है, कर्म तथा परिणाम के बीच एक अलौकिक कड़ी, क्या हो गया, अपूर्व। अपूर्व का सिद्धांत किस संबंधित है, मीमांसा से, इतना याद रखिएगा। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैशेषिक लिख लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैशेषिक के आगे लिखो परमाणु सिद्धांत, वैशेषिक का क्या लिखोगे, परमाणु सिद्धांत। क्लियर? वैशेषिक के आगे क्या लिखोगे, परमाणु सिद्धांत। तो आप देखो जोड़िए, आप न्याय दर्शन में वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण करते हो, प्राप्त करते हो तो मोक्ष मिल जाएगा, सांख्य दर्शन में कहा गया है। न्याय दर्शन में तार्किक चिंतन की बात की गई। मीमांसा में किसकी बात की जा रही है, वैदिक कर्मकांड की बात। अपूर्व का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत, ये सब मीमांसा था। फिर जो आ रहा है लोकायत, चावार्क दर्शन, जिसे लोकायत के नाम से जाना जाता है, वो कॉन्सेप्ट किसकी बात करता है, जब तक जीवित रहो, सुख के साथ जीवित रहो, भले ऋण लेके आपको घी पीना पड़े, ठीक है, क्योंकि वस्मीभूत होने के बाद पुनर्जन्म का कोई विकल्प या पुनर्जन्म का कोई सिद्धांत नहीं है। किसका मानना था, लोकायत या। अब ये एक नया आ गया है कि परमाणु सिद्धांत जो है कौन सा दर्शन से संबंधित है, वैशेषिक। वैशेषिक किसका है, कणाद का। किसका वैशेषिक है, कणाद। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है, महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक हैं। ठीक है, तो परमाणु की खोज भी देखो कणाद करते हैं, याद रहेगा कि नहीं। परमाणु की खोज किसने की, मान लीजिए जो ऋषि मुनियों में देखा जाए किसने की, कणाद। और कणाद का कौन सा दर्शन है, वैशेषिक। वैशेषिक तो फिर क्या निकला, परमाणु निकला है। अणु या परमाणु की खोज किसने की थी, कहा था संसार का प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी सूक्ष्मतम कणों से मिलकर, कई सारे सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना है, और वही सूक्ष्मतम कण क्या है, परमाणु है। क्या है, और परमाणु का सिद्धांत कौन दे रहा है, कणाद। और परमाणु सिद्धांत तो फिर कणाद किससे जुड़ा हुआ है, वैशेषिक दर्शन से। समझ पाए। आइए तो लिखना चाहिए, लिख लेगा कणाद के वैशेषिक दर्शन के आगे कौन सा है, परमाणु सिद्धांत। फिर आइए, निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, महर्षि कपिल को, महर्षि गौतम को, महर्षि कणाद को। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है बच्चों, महर्षि कणाद को। किसे कहा जाता है, महर्षि कणाद को। भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को माना जाता है। इनके द्वारा प्रतिपादित दर्शन वैशेषिक दर्शन कहलाता है। महर्षि कणाद द्वारा वैशेषिक सूत्र ग्राम ग्रंथ की भी वैशेषिक सूत्र नामक ग्रंथ की भी रचना की गई। पदार्थ धर्म संग्रह के लेखक प्रशस्त पाद इस दर्शन संबंधित अन्य प्रमुख दार्शनिक थे। देखिए, भारतीय परमाणुवाद का जनक कणाद, जानते तो ना लिखो, नहीं जानते उसको लिख सकते। भारतीय परमाणुवाद का जनक कौन है, कणाद। फिर इनके द्वारा प्रतिपादित दर्शन वैशेषिक दर्शन कहलाता है। महर्षि कणाद द्वारा वैशेषिक सूत्र नामक ग्रंथ की भी रचना की गई। पदार्थ धर्म संग्रह के लेखक प्रशस्त पाद इस दर्शन संबंधित अन्य प्रमुख दार्शनिक हैं। तो पदार्थ धर्म संग्रह के लेखक कौन है, प्रशस्त पाद हैं। कौन है, प्रशस्त पाद। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं, मीमांसा और वेदांत है, न्याय वैशेषिक है, लोकायत और कापालिक यही नहीं है। लोकायत और कापालिक जो है न्याय दर्शन का भाग, जो है षड दर्शन का भाग नहीं। तो इसका षड दर्शन कौन कौन भाग है, न्याय है, सांख्य है, जो है आपका कौन है, वैशेषिक है, और मीमांसा है, और कौन है आपका, योग है, और कौन है, जो है आपका मीमांसा में ही दो हो गए। देखिए, सांख्य योग हो गया, मीमांसा वेदांत हो गया, और न्याय और वैशेषिक हो गया, वेदांत हो गया। कौन एक हो गया, वेदांत। क्लियर। बड़े वेदांत को ही हम लोग मीमांसा में ही तोड़े दे रहे हैं। एक उत्तर पूर्व मीमांसा है, पूर्व मीमांसा है, और ये कौन है, उत्तर मीमांसा। क्लियर। तो मीमांसा के दो हो गए, फिर न्याय वैशेषिक हो गए, और कौन हो गया, सांख्य और योग हो गए। इसके कौन थे, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के बादरायण। न्याय के कौन, गौतम, और वैशेषिक कौन, कणाद, और सांख्य कौन, कपिल, योग के कौन है, पतंजलि। ठीक है, याद रखेगा। आइए अगला 2014 में आया था। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिकता, सांख्य और योग भारतीय षड दर्शन के भाग है। वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत षड दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना भी लिख रहेगा। वेदों को मान्यता देने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, आस्तिक षड दर्शन है। इनके प्रणेता क्रमशः कपिल, पतंजलि, गौतम, कणाद, जैमिनी तथा बादरायण थे, जबकि लोकायत और कापालिक भारतीय षड दर्शन के भाग
नहीं है, ठीक है। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन ये जो है कैसे हैं, नास्तिक हैं। चावार्क वाला भी कैसा है, नास्तिक है, ठीक है। तो आस्तिक जो एक चीज लिख लेगा, षड दर्शन के आगे लिखेगा आस्तिक दर्शन। क्या है, षड दर्शन के आगे लिखेगा क्या है, आस्तिक दर्शन। चावार्क बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, जैन संबंधी दर्शन, ये कैसे हैं, नास्तिक हैं। क्लियर, षड दर्शन आस्तिक और नास्तिक, ठीक। फिर आइए, लोकायत दर्शन किसको कहता है, अभी पढ़े थे, किसको कहा जाएगा, चावार्क को, ठीक है। ये कैसा है, नास्तिक है। चावार्क दर्शन को ही लोकायत दर्शन के नाम से जानता है। भौतिकवादी दर्शन है जो भौतिक तथा सांसारिक सुख को अधिक महत्व देता है। क्लियर। फिर आइए, अद्वैत दर्शन के संस्थापक थे शंकराचार्य ही थे। कौन थे, शंकराचार्य, ठीक है। फिर आइए, रामानुजाचार्य बहुत फेमस है, ये पूछा जाता है। विशिष्टाद्वैतवादी कौन थे, रामानुजाचार्य। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य ने प्रस्थान त्रयी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता पर भाष्य लिखकर अद्वैत का समर्थन किया। ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य ब्रह्मसूत्र भाष्य कहलाता है, ठीक है। ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य क्या कहलाता है, ब्रह्मसूत्र भाष्य। तो एक चीज लिखेगा, शंकराचार्य ने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखकर क्या किया, अद्वैतवाद का समर्थन किया, ठीक है। तो प्रस्थान त्रयी के आगे डैश लगा लेगा। कौन कौन चीजें प्रस्थान त्रयी में आती हैं, हालांकि मैंने लेक्चर में बताया था जब वैदिक काल पढ़ा रहे थे। कौन सी आती है, उपनिषद आता है, भगवत गीता आती है, और कौन आता है, ब्रह्म सूत्र आता है, ठीक है। कौन आता है, ब्रह्म सूत्र। क्लियर। और एक लाइन लिखेगा ब्रह्मसूत्र भाष्य, ठीक है। ब्रह्मसूत्र भाष्य किसने लिखा है, शंकराचार्य, ठीक है। तो ब्रह्मसूत्र भाष्य किसने लिखा, शंकराचार्य। हालांकि तीनों पर भाष्य शंकराचार्य ने लिखा है, लेकिन ब्रह्मसूत्र भाष्य आपसे अलग से पूछ सकता है। ब्रह्मसूत्र भाष्य किसने लिखा है, शंकराचार्य। तो उपनिषद, भागवत और कौन, ब्रह्मसूत्र। क्वेश्चन आ जाए, निम्नलिखित में प्रस्थान त्रयी में शामिल कौन नहीं है, तो वहां पे लिखा हो उपनिषद, फिर लिखा हो ऋग्वेद, फिर लिखा हो भागवत गीता, फिर लिखा हो ब्रह्मसूत्र। तो कौन नहीं है, ऋग्वेद नहीं है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, शंकर के दर्शन को कहा जाता है एकत्ववाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है, लिख लो। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रच्छन्न बौद्ध। शंकर या शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रणेता था, हिंदू धर्म के प्रख्यात दार्शनिक थे। बौद्ध धर्म की संकल्पनाओं को अपने दर्शन में शामिल करने के कारण उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी गई है। उन्होंने बौद्ध धर्म की संकल्पनाओं को अपने दर्शन में क्या किया था, शंकराचार्य ने भी शामिल किया था। तो स्टेटमेंट इस तरीके का लिखा हो, अद्वैत दर्शन के जनक शंकराचार्य हैं। फिर लिखा हो शंकराचार्य ने अपने दर्शन में बौद्ध धर्म के तत्वों को शामिल किया था। तो दोनों बातें क्या हैं, सही हैं। क्यों, क्योंकि बौद्ध धर्म की नई संकल्पनाओं को अपने दर्शन में शामिल करने के कारण किसे जाना गया है, शंकराचार्य को जाना गया। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म की संकल्पनाओं को अपने दर्शन में शामिल किया गया था, इसीलिए इसने क्या कहा गया, प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की सकती है, ज्ञान है, कर्म है, योग है, भक्ति है। इसमें किसको उन्होंने कहा है, ज्ञान। अद्वैतवाद में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन का स्वीकार किया जाता है। उसकी मान्यता है कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, ज्ञान के अभाव में मुक्ति संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि अद्वैत वेदांत में सभी लोग ज्ञान मार्ग के अधिकारी नहीं हैं। ज्ञान मार्ग का अधिकारी केवल वही है जो साधन चतुष्ट, ठीक है, से युक्त है, जबकि विशिष्टाद्वैत दर्शन में भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन माना गया है। एक लाइन लिखेगा, और भक्ति मार्ग होगा तो किससे प्रभावित होंगे, कृष्ण से, कृष्ण भक्ति वगैरह मिलती है, और राम भक्ति है। तो एक लाइन लिखेगा जो है वेदांत दर्शन, अद्वैत वेदांत में मोक्ष का साधन ज्ञान मार्ग को स्वीकार किया गया। किसको स्वीकार किया गया है, अद्वैतवाद में मोक्ष का साधन ज्ञान मार्ग को स्वीकार किया गया, जबकि विशिष्टाद्वैतवाद में मोक्ष का साधन, मोक्ष का साधन भक्ति को स्वीकार किया गया। किसको स्वीकार किया गया, भक्ति को। तो अद्वैतवाद में जो मोक्ष का साधन क्या है, ज्ञान है। देखो इतना अच्छा क्वेश्चन ये भी था। फिर विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे, जानते हैं विशिष्ट अद्वैत के कौन थे, रामानुजाचार्य, ठीक है। टिक लग गया, कौन है, रामानुजाचार्य।
फिर आइए, निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? जैसे किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? अभिनव गुप्त का नहीं है, शंकराचार्य का भी है, रामानुजाचार्य का भी, माधवाचार्य का भी है। वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है क्या? वेद अंत है, वैदिक विचारधारा की पराकाष्ठा। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है और क्या है? भगवत गीता। देखिए वेदांत दर्शन जो आ रहा है बार बार, उसके 3 आधार हैं। किसको बताया गया है? ब्रह्मसूत्र है, भगवत गीता है और कौन है? उपनिषद है। वेदांत दर्शन को प्रस्थान त्रयी भी कहा जाता है। सूक्ष्म वेदों के आधार पर इसके कई उप संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद है, माधवाचार्य का कौन है? द्वैतवाद है। अभिनव गुप्त की मुख्य ख्याति तंत्र तथा अलंकार शास्त्र के क्षेत्र में है, दर्शन के क्षेत्र में तर्कशास्त्र से जुड़े हुए थे। तो आप जान लीजिएगा, एक लिखिए लाइन, अद्वैतवाद के कौन है? शंकराचार्य है। विशिष्टाद्वैतवाद के कौन है? रामानुजाचार्य हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के कौन है? रामानुजाचार्य हैं। शुद्ध द्वैतवाद के कौन है? शुद्ध द्वैतवाद के कौन है? वल्लभाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद के कौन है? वल्लभाचार्य। द्वैतवाद के कौन है? द्वैतवाद लिख लेगा, माधवाचार्य। कौन है? माधवाचार्य। और द्वैतवाद के कौन है? द्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैतवाद कौन है? निम्बकाचार्य। कौन है? निम्बकाचार्य। तो आपको दिमाग रहेगा वेदांत दर्शन में, तो इतने कुछ नाम है, जरूर रखेगा। देखिए कई उप संप्रदाय जो वेदांत दर्शन के बने, उसमें कौन कौन है? एक शंकराचार्य का आपसे मिलान आया था, शायद 2022 के पीसीएस में आया था, शुद्ध द्वैतवाद के। उसमें आपको पुष्टि मार्ग, शुद्ध द्वैतवाद तो क्या कहते हैं? पुष्टि मार्ग। उसके कौन थे? वल्लभाचार्य। जैसे रामानुजाचार्य पे आया था, तो 22 में किस पे था? विशिष्ट द्वैतवाद पे आया था। कौन थे? रामानुजाचार्य। ठीक है। अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद विशिष्टाद्वैतवाद अब कौन है? विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। देखिए पहला अद्वैतवाद शंकराचार्य, फिर द्वैतवाद माधवाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, फिर द्वैतवाद माधवाचार्य हो ही चुके थे। द्वैतवाद मतलब निम्बकाचार्य। तो 4 वाद याद रहेंगे, और कोई बाकी इसमें रह गया? शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य, और शुद्ध द्वैतवाद तो क्या कहते हो? पुष्टि मार्ग भी कहते हो। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन। विक्रम संवत्सर 3102 ईसा पूर्व, शक संवत्सर 332 ईसा पूर्व, गुप्त संवत्सर 78 ईसा पूर्व, कलि संवत्सर 58 या 248। इसमें किसको क्या लगा दोगे? देखो शक तो पढ़े थे 78 ईस्वी, गुप्त पढ़े थे नहीं, ये नहीं, 319 कौन है? 319 या 320। क्लियर? फिर आइए विक्रम पढ़े थे 58, और कलि है संवत्सर। अब देखो मिलान कर लो, ए का कौन हो गया? 4, ए का 4 हो गया, और बी का कितना हो गया? 3 हो गया, और जो है सी का कितना हो गया? 2 हो गया। अब देखो 4 3 2 4 3 2 4 3 2 1, तो ये कितना हो गया है? 3102 ईसा पूर्व माना जाता है कलि संवत। देखिए विक्रम संवत को कृत संवत या मालव संवत भी कहते हैं। ठीक है। इसकी तिथि क्या है? 57 या 58 ईसा पूर्व मानी जाती है। शक संवत की तिथि 78 ईस्वी मानी जाती है। इस संवत का प्रवर्तक कनिष्क को माना जाता है। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त ने 319-320 में की थी। कलि संवत 3102 ईसा पूर्व को माना जाता है। तो आपको 3 संवत बात है, चौथा निकल भी आएगा। फिर आइए विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, सही बात है। ठीक है। शक संवत 78 ईस्वी से हुआ, सही है। और गुप्त काल सन 319 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, सही है। भारत में मुसलमान शासन का युग जो है आपका 1192 ईस्वी से शुरू हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हो रहा है? 1192 में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 93 में हो रहा है कि 91 में हो रहा है? 92 में। तो मुस्लिम युग का प्रारंभ एक हिसाब से ये भी कह सकते हो। मोहम्मद गौई ने भारत पर शासन स्थापित किया, लेकिन इससे पहले भी हो सका था। 712 में किसका था वो? 1213 में किसका अटैक था? मोहम्मद बिन कासिम का। तो 1 2 3 है, 1 2 3 4 है, दोनों इसको भी मान सकते हो। तो दोनों ऑप्शन इसको माना ज़्यादा सही है। अभी जो इक्ता व्यवस्था चलाई थी और मोहम्मद गौरी को इक्ता बना के भारत का जो क्षेत्र, खासकर लाहौर का क्षेत्र सौंपा गया था, वो किसमें सौंपा गया था?
तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध के तो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। कहने का मतलब 712-13 के आसपास मोहम्मद बिन कासिम भी भारत पर अटैक करता है, पहला अरब आक्रमण हो रहा है, लेकिन उसने कोई शासन स्थापित यहाँ नहीं किया, चला गया था। लेकिन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को जो 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध में पराजित कर दिया, तो उसमें फाइनल हो गया था कि मुस्लिम सत्ता भारत में स्थापित हो सकती है। क्लियर? और वहीं से आपके कौन सी आगे डायनेस्टी शुरू होती है? 1200 जो है दिल्ली सल्तनत, और उसमें दिल्ली सल्तनत में कौन सा इस्टेब्लिश होता है? गुलाम वंश। ठीक है, आइए तो यहाँ पे हो गया, देखो उन्होंने लिखा साथ ही 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में वही मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत के सिंध प्रांत को अधिकृत कर लिया गया था, परंतु भारत पर मुसलमान शासन का युद्ध मोहम्मद गौरी के तराइन की दूसरी विजय से ही क्या है? प्रारंभ मनाता है। यही सब लिखा हुआ है। कुछ प्रश्नों के उत्तर आयोग की मान्यता पर निर्धारित होते हैं। यह प्रश्न भी ऐसे प्रश्नों में से एक है। यदि गुप्त काल के प्रारंभ में आशा श्रीगुप्त से हो तो भारत पर मुस्लिम शासन का युग 1206 से माना जाता है, तो अभीष्ट विकल्प ए होगा। इसी प्रकार कथन 3 को सही और 4 को गलत मानने पर अभीष्ट है। तो इसमें आप मेन माने किसको? ए कौन माने? 1 2 3 4 आयोग ने इसी को माना है। अब देखो खुद ही देखिए, IAS 1995 का क्वेश्चन किस में आया है? PCS 2011 में आया है। मतलब वही तो है, सन 1 था सारे, और वही क्या है? लाइन बना के पूछ लिया है, तो लगभग वही चीज। चलिए अगला देख रहे हैं। गधैया था, क्या था? सिक्का था, सिक्का ही बता रहा है। गधैया एक प्रकार का रजत सिक्का था। इस सिक्के के को सैसिनियन सिक्कों के अनुकरणों पर चलाया गया था। पूर्व मध्यकाल के दौरान 8वीं-9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य सिक्के मुख्यतः पश्चिमी भारत के प्रचलन में थे। ठीक है, गधैया क्या था? एक सिक्का था। ठीक, एक प्रकार का रजत सिक्का था। फिर पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 दिनांकित है। ठीक है, इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना है तो वर्ष होगा, तो बताइए क्या करो, कितना होगा? इन्होंने 601 दिया है, तो इसको किसमें दिनांकित करना है? ये शक में दिया है, शक में दिया है, तो शक में है, तो इसको सन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 78 जोड़ेंगे। जब ये सन में आ जाएगा फिर इसमें कितना जोड़ेंगे? विक्रम लाने के लिए 57 जोड़ेंगे। 57 क्या करेंगे? जो है इसको सन में लाएंगे तो 57 जोड़ते हैं और 78 घटाते हैं। देखिए क्या होता है इसमें। देखो पहले क्या बन रहा है? 135 जोड़ोगे कितना बन रहा है? 600 बन रहा है। 135 600 के आसपास बनेगा। 635 जोड़ रहे हैं हम लोग, तो 35। ठीक है, तो लगभग 600 बना जाके। हाँ, तो देखिए इस मैटर में क्या है, देखो ये पहले से आपका उसमें नहीं दिया हुआ है सन में, ये किस में दिया है? शक में। जब सन में दिया होता है तब आप 78 क्या करते हो? घटाते हो, तब किस में पहुंचते हो? शक में। और शक से आपको सन में पहुंचना है, मतलब सन दिया होता था तब हम उसे शक में बनाते तो क्या करते थे? 78 क्या करते थे? घटाते थे, तब किस में पहुंचते थे? शक में। किस में पहुंचते थे? शक में। लेकिन आपको शक से कहां तक पहुंचना है? सन तक, तो ईस्वी तक। तो इसमें क्या कर दें? 78 जोड़ दें। और मैंने कहा आप तो सन में आ गए, और सन से विक्रमी संवत पहुंचने के लिए क्या करते थे? 57 जोड़ते थे। तो फाइनली कितना जोड़ा जाए इसमें? 78 और 57 35, 135। कितना जोड़ोगे? तो 135 इसमें जोड़ा तो लगभग 600 बना जाके। इन्होंने कितना लिखा? 601। तो कौन सा सही हो जाएगा? 601। समझ पाए कि नहीं? शक से बना आपका सन, सन से शक बनाते थे तो क्या करते थे? 78 घटाते थे। लेकिन शक से सन बनाओगे तो क्या करोगे? 78 जोड़ोगे, और फिर सन से आप या ईस्वी से आप विक्रम संवत बनाते तो कितना जोड़ते थे? 57 जोड़ते थे। तो टोटल 78 ये जोड़ा और 57 ये जोड़ा, तब कितना पहुंचे? विक्रमी संवत पर पहुंचे। तो कितना? 601। ठीक है, आइए अगला। शक संवत का 78 ईस्वी से माना जाता है। विक्रम संवत का प्रारंभ 57 या 58 ईसा पूर्व से निर्धारित किया गया है। पुलकेशिन के बादामी शिलालेख को विक्रम संवत से निम्नांकित करने के लिए हमें 465 में 78 और 58 को जोड़ना होगा। इस प्रकार कितना बन गया है? 601। 57 और 78 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 135। 58 जोड़ दोगे और 78 कितना बन जाएगा? 136। 136 में जोड़ेगा कितना बन जाएगा? 601। अच्छा क्वेश्चन था। मालव संवत अभी आया था, मालव संवत, कृत संवत, इनको किस नाम से जानते हैं? विक्रम संवत से। तो कौन हो गया? अब देखो कृत संवत, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो वही रिपीटेशन आया है। अभी हम लोगों ने क्या किया था? देखो एक साइड में लिखिएगा मालव संवत ऑब्लिक कृत संवत ऑब्लिक क्या है? विक्रम संवत। तीनों नाम एक ही हैं। कौन? मालव संवत और कृत संवत
और विक्रम संवत, तीनों क्या हैं, एक ही हैं। देखो इसने क्वेश्चन इसी बना दिया कि उसने कहा मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है, कलचुरी संवत, शक संवत, गुप्त संवत किस नाम से जाना था, कृत संवत। इसी को कुछ जाना जाता है, मालव संवत जाना जाता है। यहाँ पे लिखा होता है कृत संवत या विक्रमी संवत, तो उस पर टिक लगा देते हैं। क्लियर। फिर आइए, विक्रमादित्य प्राचीन भारत के प्रसिद्ध सम्राट माने जाते हैं जिन्होंने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत व विक्रम कैलेंडर की भी स्थापना की। विक्रम संवत को कृत संवत मालव संवत के रूप में जाना जाता है। भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ शक संवत और विक्रम संवत का भी प्रयोग किया जाता है। विक्रम शक संवत बनाते हो तो क्या करते हो, किसी सन में 78 घटा देते हो, और विक्रम बनाते हो तो कितना जोड़ देते हो, 57 या 58 छोड़ देते हो। क्लियर। फिर आइए, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का 556 का दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष है ईस्वी में। तो सीधे सीधे इसमें क्या कर दोगे, 78 जोड़ दोगे, तो 78 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, और कोई कई अंक है ही नहीं, 8 6 14, तो कितना बन गया, समझ पाएगी नहीं। देखो वही कॉन्सेप्ट आईएएस का पुराना क्वेश्चन, वही वाला कॉन्सेप्ट था, उसमें उसने एक कदम आगे पूछ लिया था। क्या पूछ लिया था, विक्रम, और इसने कहां तक रोक दिया है, सन तक रोक दिया, मतलब ईस्वी तक रोक दिया, तो कितना जोड़ दिया इसमें, 78। देखिए आराम से है, सन दिया है, मान लीजिए सन दिया है 2000, कितना दिया है, सरल से सरल ले रहे हैं, 2000 लिया। इसको शक संवत बनाओगे, क्या बनाओगे, शक, इसमें 78 घटा दोगे, कितना घटा दोगे, 78 घटाओगे। यदि 78 घटाओगे तो आपका कितना बन जाएगा, 1922, यही तो बनेगा। और यदि हम इसको किस में, अब ये कितने, ये क्या होगा, शक संवत, क्या बन गया, शक संवत में, मतलब 1900 वाला शक संवत में कितना बना, 1922। और इसी को हम जो बना दें विक्रम संवत में, किससे बना दें, विक्रम संवत में, तो इसमें कितना जोड़ दें, 57 या 58 जोड़ दें, तो 2057 या 58, 2058, ये क्या बन गया, इसमें हमने क्या किया, 57 या 58 क्या कर दिया, इसमें जोड़ा, तब ये क्या बन गया, विक्रमी संवत। और जो सन में आए तो किसमें है, 2000 में। अब यदि ऑलरेडी यदि लिखा हुआ किसमें, शक में, तो शक से शक संवत जो सन तक लाने के लिए, शक से कहाँ तक लाने के लिए, सन तक, तो 78 यदि घटाया था तो 78 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, सन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वही सन 2000 मिल गया। कॉन्सेप्ट क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था, काशी था, अयोध्या था। अब बताइए राम सूर्यवंशी थे या चंद्रवंशी थे। पुराणों के अनुसार चंद्रवंश क्षत्रिय वर्ण के 3 मूल वंशों, 2 सूर्य व अग्निवंश में से एक था। ठीक है, तो चंद्रवंश मतलब सोमवंश, सूर्यवंश और अग्निवंश में से एक था। चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान त्रेता युग में क्या था, प्रयाग था, परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशी सवारण ने प्रतिष्ठानपुर में राजधानी की स्थापना की थी, मतलब झूंसी इलाहाबाद में। ठीक है, तो आपको देखिएगा पुराणों के अनुसार चंद्रवंश क्षत्रिय वर्ण के 3 मूल थे। इसमें क्या लिखा है, इनकी राजधानी कहाँ थी, इनकी राजधानी कहाँ थी, प्रतिष्ठानपुर। क्या हो गया, क्लियर। तो इनकी राजधानी कहाँ थी, प्रतिष्ठानपुर में। कहाँ थी, प्रतिष्ठानपुर। चलिए आगे आ रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। मौखर शासकों की राजधानी कहाँ थी, आप जानते हो मौखरी कहाँ के फेमस थे, कन्नौज के। ठीक है, मौखरी गुप्तों के सामंत थे, मूलतः गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। इस वंश के प्रमुख राजा हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईसा वर्मा, स्वर वर्मा, ग्रहवर्मा थे। याद कीजिए, वही ग्रहवर्मा हर्ष की बहन, कौन सी, राजश्री। ग्रहवर्मा की हत्या किसने कर दी थी, देवगुप्त ने। तो राजश्री को कन्नौज की गद्दी मिली थी, दोबारा किसने दिलाई थी कन्नौज की गद्दी, हर्षवर्धन ने। और कन्नौज को फिर आगे चल के किसने राजधानी बना ली थी, हर्षवर्धन ने। तो याद रखिए ग्रहवर्मा। अब देखिए सबसे इसमें इंपॉर्टेंट राजा कौन से, स्टार्टिंग से, इसके स्टार्टिंग कौन है, जो आपके हरिवर्मा, हरि हो गए, फिर हाय मैंने बताया था, हाय हरिवर्मा, आदित्य वर्मा और कौन है, ईश्वर वर्मा। ये किसके हैं, मौखरी वंश के। मौखरी वंश के प्रमुख शासक हैं। और इसमें कौन याद रखोगे, ग्रहवर्मा। ठीक है, चलिए आगे आइए। राजधानी कौन है, कन्नौज। अब निम्न में से, अब देखो सर्ववर्मा भी हैं, सर्ववर्मा ने इन्होंने लिख दिया, सर्ववर्मा भी। ठीक है, अब देखिए निम्न युगों में कौन एक सही सुमिलित नहीं है। ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, ईसा वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख,
जीवित गुप्त सेकंड, देव बनार्क अभिलेख और सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र। सर्ववर्मन का ताम्रपत्र नहीं, असीरगढ़ से प्राप्त है, ना कि गया से, अतः ये सही समय नहीं है। इसको लिखो बच्चे, क्वेश्चन एक बार लिख लो, ये अभिलेख कठिन वाले हैं। तो ईश्वर वर्मन का लिखिएगा जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, प्रस्तर वही पत्थर अभिलेख, ईश्वर वर्मन का जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, और ईशान वर्मन का हरहा पाषाण अभिलेख, और जीवित गुप्त सेकंड का देव बनार्क अभिलेख, देव बनार्क अभिलेख, और जो है सर्ववर्मन का, ठीक है, सर्ववर्मन कौन है, असीरगढ़ ताम्रपत्र अभिलेख असीरगढ़, सर्ववर्मन का ताम्रपत्र अभिलेख असीरगढ़। देखो सर्ववर्मन है और फिर कौन है, सर्ववर्मन का कौन है, असीरगढ़ ताम्रपत्र अभिलेख, सर्ववर्मन असीरगढ़ ताम्रपत्र अभिलेख, और ईश्वर वर्मन कौन है, जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, और ईशान वर्मन कौन है, जो है ईशान वर्मन कौन है आपका, हरहा पाषाण अभिलेख, और जीवित गुप्त सेकंड है आपका देव बनार्क अभिलेख। ठीक है, जीवित गुप्त देव बनार्क, ईशान वर्मन हरहा, ईश्वर वर्मन जौनपुर, और सर्ववर्मन गया नहीं असीरगढ़ ताम्रपत्र। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्ष के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राजाओं का शासन था। उत्तर भारत में गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं सदी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में किन वंशों का शासन था। मगध के गुप्त हो गए, मालवा के परमार हो सकते हैं कि नहीं, कन्नौज के मौखरी तो हैं। ठीक है, अब आइए तो 4 नंबर तो पक्का है, तो इसमें 4 वाला है, तो इसमें 4 वाले, इसमें कौन नहीं हटा दे, 4 वाला जिसमें नहीं, ये हटा दे, ये हटा दीजिए। ठीक है, अब इसमें कौन बच रहा है, वल्लभी के मैत्रक, तो ये वाला हो सकता है, कौन है देखिए ऑप्शन बी वाला। देखो है, मेरे उस लेक्चर से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया, ये कहाँ पे आया था, IAS 2021 का क्वेश्चन, मैंने उसी लेक्चर से कर लिया जिसमें आपने देखा शायद ना हो। मैंने क्या लिखा था, गुप्तोत्तर काल लिखा था, उसी में मैंने पढ़ाया था। मैंने कैसे एलिमिनेशन कर दिया इसका, मैंने कहा था गुजरात के जो है गुजरात के मैत्रक, याद आया राजा गुजरात के मैत्रक, भट्टारक वगैरह कराए थे हमने उसमें। ठीक है, तो उसमें मैंने कैसा चुन लिया कि देखो आपका इंपॉर्टेंट, देखो कौन कौन आपको पक्का पता था। आपका यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट कौन आ रहा था, हमने देखा कन्नौज के मौखरी सबसे पहला देखा, कि गुप्तों के बाद कौन सामंत में है, कौन है, कन्नौज के मौखरी, तो मौखर देखा। गुप्तोत्तर काल में कौन दिख रहा है, मतलब गुप्त से 7वीं शताब्दी तक कर रहा है, तो इसका मतलब गुप्त के पतन के बाद से कौन कौन साम्राज्य उठे थे, तो हमने उस लेक्चर में बताया था। तो कहाँ के कन्नौज के मौखरी थे कि नहीं, वही हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, और आपका कौन है आगे चल के, ग्रह वर्मा, तो मौखरी हो गए। तो 4 देखो, 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एलिमिनेट कर दिया। अब आइए 2 की लड़ाई चल रही है। फिर मैंने आपको उसी गुप्तोत्तर काल में बताया था गुजरात के मैत्रक, बताया था गुजरात के मैत्रक, तो वो वाला हो गया। तो गुजरात के मैत्रक कौन हो गया, तो 6 वाला देखो क्या इसमें है, नहीं है, तो हमने ट्रिक किस पे लगाया, इस पे। अब आइए मालवा नरेश भी तो था, यशोवर्मन याद कीजिए, यशोधर्मन करके था, उसने हूणों को भी पराजित किया, गुप्तों को भी जो पराजित किया था, और साथ में विजय स्तंभ भी बनवाया था, किसने, यशोधर्मन ने। तो मालवा का कहता था, तो मालवा भी हो गया। मालवा सारी नहीं, मालवा के परमार है, वो मालवा का शासक था और औलिकर का सामंत था, ये परमार है, तो ये नहीं है। लेकिन मालवा का यहाँ पर परमार को हटा दें तो मालवा का शासक कौन था, यशोधर्मन था, लेकिन ये नहीं है, परमार नहीं, कहीं हमने परमार का जिक्र भी नहीं किया। ये पूर्व मध्यकाल में आएगा, ये आएगा किसमें, 8वीं शताब्दी के बाद, मतलब 9वीं शताब्दी से देखने को मिलेगा। ये राजपूत काल में आएगा, किसमें आएगा, राजपूत काल में, तो इसको हटा दिया हमने। अब आइए थानेसर के पुष्यभूति हो सकता है, क्योंकि हर्षवर्धन का टाइम पीरियड क्या है, पुष्यभूति वंश से है, तो ये तो 3 पक्का हो गया। अब आइए 3 भी हो गया, और 4 भी हो गया, 6 भी हो गया। अब और कौन है, मगध के गुप्त, तो मगध के गुप्त मतलब पतन हो रहा है, तो लास्ट में कुछ गुप्त शासक नहीं बचते हैं, जब बलादित्य के बाद भी बहुत सारे गुप्त शासक आते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया क्वेश्चन आपका, कौन हो गया, बी। और ये IAS किस में आया था, 2021 में। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 21 का पैटर्न क्या है, आपने केवल डायनेस्टी ही पढ़ी हो तो इस क्वेश्चन को क्या कर ले जाओगे, कर ले जाओगे। सीक्वेंस ही पढ़ाओ कायदे से तो कर ले जाओगे। समझ पाए कि नहीं, आपने लेक्चर देखा होगा तो गुप्त के बाद मैंने जो भी गुप्त के टाइम पीरियड में मेन हुए थे, क्या एक लेक्चर दिन कठिन लग रहा था, लेकिन हमने कहा था इतने से काम चल सकता है। उसमें मैत्रक आए थे गुजरात के, उसमें आए थे पुष्यभूति वंश, उसमें आया था
मौखरी वंश, और उसमें आया था मालवा के परमार नहीं, मालवा का यशोधर्मन आया था। और गुप्त की भी लास्ट की गुप्त पीरियड की जानकारी भी मिली थी, लेकिन यादव की जानकारी यहाँ पे देवगिरी की थी, ना आपके किसकी थी, मालवा के परमार की। बस आगे बढ़े, चलिए अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो 6वीं शताब्दी के मध्य तक शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य के पतन के फलस्वरूप भारतीय राजनीति में विकेंद्रीकरण तथा विभाजन की प्रवृत्तियां प्रारंभ हुई। इसके दौरान अनेक स्थानीय सामंतों शासकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में राजनीति निम्नलिखित राज्यों का शासन था। मगध के गुप्त था, थानेश्वर के पुष्यभूत थे, कन्नौज के मौखर थे, वल्लभी के मैत्रक थे। ठीक है, आइए अगर पूर्व पश्चिम का विभाजन न करके केवल उत्तर दक्षिण का विभाजन किया जाए तो विकल्प बी सही है। ठीक, आइए अगला देखते हैं हम लोग। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी, जानते हैं किसने? अब आइए, राजवर्धन ने, आदित्य वर्धन ने, प्रभाकर वर्धन ने, किसने की थी? पुष्यभूत ने। जो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार्टिंग तो किसने कर रहा है, कौन कर रहा है? पुष्यभूत, लेकिन आगे चल के कौन हो रहा है? राजवर्धन। और राजवर्धन आगे चल के सेकेंड भी मिलेगा। ठीक है, प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन तो क्या थे? नहीं, राजवर्धन तो भाई था। देखिए इनके बेटे कौन थे? राजवर्धन, और कौन थे? हर्षवर्धन। ठीक है, अब बाद में सत्ता संभालता प्रतापी कौन होता के है? हर्षवर्धन। क्लियर? अब देखो, बाणभट्ट की रचना हर्षचरित के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूत नामक ने की थी। हर्षवर्धन इस सबसे महान शासक था, तो पुष्यभूत ने की होगी। फिर एक और श्रृंखला चली होगी। प्रभाकर वर्धन के बेटे कौन थे? राजवर्धन, और कौन थे? हर्षवर्धन, और कौन थी? राजश्री। मतलब राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री तीनों क्या थे? भाई बहन थे। क्लियर? और ये कौन से वंश के थे? पुष्यभूति वंश के। अब पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूत ने की थी। ठीक है, ये किसमें मिलता है इसकी जानकारी? हर्षचरित। बाणभट्ट किसकी रचना है? बाणभट्ट ने कौन सी रचना की है? हर्षचरित। क्लियर? आइए, अगर हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? जो हर्ष ने एक रचना, हर्ष की कौन सी रचना है? हर्षचरित। तो इसमें हरिसेन नहीं है। हर्ष के समय की सूचनाएं किसमें मिलती हैं? कल्हड़। अब देखो एक और से, हर्ष की विस्तृत सूचनाएं इनके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित से प्राप्त होती है। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कल्हड़ कृति रातरंगी में मिलती हैं। कालिदास एवं हर्षसेन की रचनाओं में हर्ष संबंधित किसी भी सूचना का उल्लेख नहीं है, क्योंकि हर्ष से पूर्व काल के हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। तो जो है, एक हर्ष के समय की सूचना किससे मिलती है? कल्हड़। और हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की। क्लियर? तो हर्षचरित दूसरी पुस्तक है, हर्षचरित बाणभट्ट की है, ये अलग पुस्तक है। ठीक है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। कंफ्यूज ना होइएगा। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की है। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इसमें लेखक अपने समकालीन शासक, उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन करते हैं। जो कहा जाए वर्धन काल की मेन जानकारी जो किससे मिलती है? किससे मिल रही है? हर्षचरित से। और हर्षचरित किसकी? बाणभट्ट की। वो कल्हड़ राजतरंगिणी वाली थोड़ा अलग है। ठीक है, वो उस हर्ष की भी बात कर सकते हैं, तो दिल्ली का संबंधित मामला है। हम लोग यहाँ पे किसको? हर्षवर्धन को देखें तो उनका मेन स्रोत इसमें हम किसको मान लें? हर्षचरित को माने। हर्षचरित किसकी है? बाणभट्ट की। ठीक है, फिर आइए, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। देखो दो हर्ष हैं, एक हर्ष दिल्ली वाला भी है, जम्मू कश्मीर वाला, जब कश्मीर का इतिहास पढ़ोगे। एक हर्ष कौन है? जो वर्धन काल या पुष्यभूति वंश का है। तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी